हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, इंडियाज़ डिस्टर्ब नाइबरहुड। ये टॉपिक एसएसबी में ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही सेम टॉपिक मेरे ग्रुप डिस्कशन में भी पूछा गया था और इसी टॉपिक को हमने आपस में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम एक छोटी सी बातचीत इसी टॉपिक पे करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया के बॉर्डर्स 9 कंट्रीज से लगते हैं, जिसमें से 7 कंट्रीज से लैंड बॉर्डर और 2 कंट्रीज से मैरीटाइम बॉर्डर्स इंडिया के लगते हैं। और पिछले कुछ समय से इन सभी कंट्रीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, या तो वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस या इनसे अलग कोई और क्राइसिस। और इन सभी प्रॉब्लम्स का इंडिया पे एक डायरेक्ट असर होता है। इंडिया की सिक्योरिटी और इस पूरे रीजन के स्टेबिलिटी पे भी एक एडवर्स इफेक्ट इन सारे क्राइसिस का देखने को मिलता है। तो ऐसे समय में ये काफ़ी ज़रूरी है कि इंडिया एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी परस्यू करे इस पूरे रीजन में, एक ऑर्डर इस्टेब्लिश करके, ताकि इंडिया का जो सपना है विश्व गुरु बनने का, उसकी शुरुआत विश्व मित्र बनने से ही होगी। और पूरी इस क्षेत्र में मित्रता कायम करना ही भारत का पहला लक्ष्य होना चाहिए। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला इंडिया का नेबर है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स का एक काफ़ी लंबा इतिहास है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान में एनिमोसिटी और कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है। इसकी शुरुआत 1947 से ही शुरू हो गई। इसके बाद से 1965, 1971, 1999 में कुछ मेजर लड़ाइयाँ और ढेर सारी माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हुए हमें दिखी हैं। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अभी इतने ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ का आपस में कोई ट्रेड रिलेशन भी नहीं है। यहाँ तक कि 2019 के बाद से, जब इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत दिया जाने वाला मोस्ट फेवरेबल नेशन ये स्टेटस जब पाकिस्तान से वापस ले लिया, तब से पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाले सभी सामान पे 200% का इंपोर्ट ड्यूटी लगने लगा। आपने पिछले दिनों ये भी सुना होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सोशल मीडिया पे ये बातें कह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान को फिर से ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश करने चाहिए। आप इस बात से भी रूबरू होंगे कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ ठीक नहीं है। वे इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी सामना कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशन को छोड़ भी दें, तो पाकिस्तान के बाकी जो पड़ोसी हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान, ईरान, इसके साथ भी पाकिस्तान के संबंध कुछ ठीक नहीं हैं। यहाँ तक कि ईरान के साथ संबंध तो पाकिस्तान के पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा ही बिगड़ चुके हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इंटरनल क्राइसिस भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि पिछले दिनों आपने ये भी सुना होगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज़ादी की मांगें भी तेज़ हो चुकी है। उसके पहले भी जो बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान का है, उसमें भी वहाँ के लोग भी पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान को एक ऐसे पड़ोसी की ज़रूरत है जो उसकी मदद कर सके। इंडिया को भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो सकें। अब बात करें अगर चाइना की, इंडिया और चाइना आपस में काफ़ी लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि 3 सेक्टर में बांटा गया है। वेस्टर्न सेक्टर में 1570, सेंट्रल में 545 और ईस्टर्न सेक्टर में 1325 किलोमीटर की बॉर्डर इंडिया और चाइना शेयर करते हैं। तो इन टोटल ये जो 3500 की लैंड बॉर्डर जो इंडिया और चाइना शेयर करते हैं, इनमें काफ़ी सारे डिस्प्यूटेड एरिया भी हैं, जिनमें आए दिनों कॉन्फ्लिक्ट्स और मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी होते रहते हैं। पिछले ही सालों में आपने तवांग रीजन में स्टैंड ऑफ की खबरें भी सुनी होगी, और उसके पहले गलवान वैली का स्टैंड ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था। यहाँ तक कि चाइना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो बॉर्डर विलेजेस हैं, उनको भी लुभाने का प्रयास करते रहता है, ताकि वो कुछ एरिया कब जा सके। इसके साथ ही इस पूरे रीजन में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, वो भी इंडिया के लिए एक खतरा बन सकता है। आपने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में भी ज़रूर सुना होगा, जिसका ही एक कंपोनेंट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया के सॉवरेन टेरिटरी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है। ये भी इंडिया के लिए एक काफ़ी चिंताजनक बात है। और चाइना जो मैरीटाइम सिल्क रूट बनाना चाहता है, उसके लिए भी कई पोर्ट चाइना ने इंडिया के चारों ओर लिए हैं, जिनमें कि बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान भी शामिल हैं। तो इन स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक जो कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया और चाइना के बीच में है, इसे सुलझाने के लिए इन दोनों कंट्रीज़ को आपस में बातचीत बढ़ानी होगी, ताकि ये सारी समस्या सुलझ सके। अब बात अगर बांग्लादेश की करें, तो ये बांग्लादेश काफ़ी बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अपनाता है इंडिया और चाइना को लेके। अगर बांग्लादेश को चाइना से कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो उसका झुकाव चाइना की ओर बढ़ जाता है, और अगर कुछ इंडिया से कुछ फ़ायदा बांग्लादेश को मिले, तो उसका झुकाव इंडिया की तरफ भी बढ़ जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश में इलेक्शन ख़त्म हुए हैं और शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है, और उन पे ये आरोप भी लगे हैं कि उन्होंने कुछ अनडेमोक्रेटिक मेथड्स अपनाए हैं ये इलेक्शन को जीतने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया को बांग्लादेश के साथ रिलेशन शेप करने में थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए और अपने सोवरेन इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। बांग्लादेश के साथ आपने तीस्ता नदी
कि पानी के बंटवारे को लेकर विवाद के बारे में भी सुना होगा। और उसके पहले इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो कुछ एनक्लेव्स की हेराफेरी हुई थी उसके बारे में भी आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। बांग्लादेश हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी कायम की जा सके। अभी हाल ही में आपने अखौरा अगरतला रेलवे लिंक के बारे में भी सुना होगा, जो कि बांग्लादेश से होकर ही गुजरती है। अगर बांग्लादेश से चैलेंजेस की बात करें तो इलीगल माइग्रेशन सबसे बड़ी चैलेंज है, जो कि बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इलीगल माइग्रेंट्स के जाने से शुरू हुई है। और यही रीज़न था नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी के शुरू होने की भी। अब इसी का एक उल्टा रूप देखने को ये मिला है कि जब इंडियन गवर्नमेंट इन इंसर्जेंट्स के खिलाफ एक्शन लेने पर उतर आई है तो यही इंसर्जेंट्स वापस से बांग्लादेश में जाके छिप जाते हैं, जिससे कि बांग्लादेश को भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इंडिया और बांग्लादेश को अपने ट्रेड, सिक्योरिटी और टेररिज्म को ख़त्म करने के डायरेक्शन में एक साथ आगे बढ़ना होगा, और इसके लिए डायलॉग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही एकमात्र रास्ता है अपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए। अब अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में एक सैंडविच्ड नेशन है, और ठीक बांग्लादेश की तरह ही इसका भी झुकाव कभी इंडिया तो कभी चाइना की तरफ होते रहता है। जब जब नेपाल में सरकार बदलती है तो कभी कोई गवर्नमेंट चाइना को सपोर्ट करती है तो कोई इंडिया को। आपको ये भी पता होगा कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है, जो कि 35 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए है। इस रीजन से काली नदी निकलती है, जिसके बारे में इंडिया कहता है कि ये उत्तराखंड के पित्तौड़गढ़ के क्षेत्र से होकर गुजरती है, लेकिन नेपाल इसे अपना सोवरेन टेरिटरी मानता है। आपने हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा कि नेपाल ने एक नई करेंसी नोट जारी करी है, जिसमें कि वो डिस्प्यूटेड एरिया को उसने अपना पार्ट दिखाया है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल और इंडिया के बीच में इलेक्ट्रिक पावर का भी काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रेड होता है। हिस्टोरिकली ही इंडिया और नेपाल के बीच में अच्छे टाइज रहे हैं, और इंडिया नेपाल के लिए एक ओपन बॉर्डर पॉलिसी भी फॉलो करता है, यानी कि बस आप एक वैलिड आईडी कार्ड लेके इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया आ जा सकते हैं बिना किसी पासपोर्ट या वीज़ा रिक्वायरमेंट के। नेपाल और इंडिया के रिलेशन के बारे में कभी कभी ये भी कहा जाता है कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच रोटी बेटी का रिश्ता या फिर रिलेशन ऑफ ब्रेड एंड ब्राइड है। तो इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन अच्छे होने काफ़ी ज़रूरी हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि नेपाल एक बफर स्टेट है इंडिया और चाइना के बीच में। अब अगर बात करें श्रीलंका के बारे में, तो कल्चरली इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे से काफ़ी अलग नहीं है। श्रीलंका में भी तमिल स्पीकिंग पीपल की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, जो कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न श्रीलंका में रहती है। यही एथनिक डिवाइड श्रीलंकन सिविल वार की भी रीज़न थी, जो कि 2011 के बाद ही ख़त्म हो सकी। पिछले कुछ सालों में श्रीलंका एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था, और श्रीलंकन गवर्नमेंट बैंकरप्ट होने की कगार तक आ चुकी थी। ऐसे सिचुएशन में इंडिया ने श्रीलंका की काफ़ी मदद की, और अब जाके श्रीलंकन इकोनॉमी कुछ स्टेबल हो चुकी है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में टेंशन की सिर्फ एक ही वजह है, वो है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। आपको पता होगा कि हम्बनटोटा पोर्ट, जिसे कि चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पर लिया है, और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इंडिया और श्रीलंका को अपने सोवरेन इंटरेस्ट फॉलो करने चाहिए, जिसके लिए इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में अच्छे टाइज होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, जो कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है, और इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर की एक लैंड बाउंड्री भी है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगी हुई है। इसलिए ये एरिया इंडिया के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो भी ट्रेड है वो फ़िलहाल चाबहार पोर्ट से होकर जाती है, जो कि ईरान में स्थित है। चाबहार पोर्ट के रिगार्डिंग आपने हाल ही में न्यूज़ सुना होगा कि ईरान ने चाबहार पोर्ट की ऑनरशिप 10 साल के लिए एक इंडियन कंपनी को दे दी है, और ये ऑनरशिप राइट हर 10 साल में रिन्यू होते रहेगी। इंडिया और अफगानिस्तान के काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं, लेकिन 2021 में तालिबान गवर्नमेंट के पावर कैप्चर करने के बाद से इन रिलेशन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिली है। भले ही इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली तालिबान के साथ कोई मंच साझा नहीं करती, लेकिन जो अनाज का ट्रेड, जो फूड ग्रेन्स इंडिया से अफगानिस्तान जाते थे, वो अभी भी जा रहे हैं और वो जाते रहेंगे। इसके अलावा इंडिया ने कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी अफगानिस्तान में स्पॉन्सर किए हैं, और इंडिया का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में हो चुका है। इस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया और अफगानिस्तान को टेररिज्म कंट्रोल करने पर काम करनी होगी, ताकि इस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे। अब अगर बात करें इंडिया और भूटान की, तो भूटान को ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में अच्छे रिलेशन और दोस्ती की बात की जाती है, तो वहाँ इंडिया और भूटान के रिलेशन को मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी लंबे समय तक इंडिया ही भूटान को उसके फॉरेन पॉलिसी में गाइड कर आ रहा था, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पाँव पीछे कर लिए हैं, और उसने भूटान को ये फ्रीडम दिया है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप कर सके।
इंडिया और भूटान के बीच में कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। इंडिया और भूटान के रिलेशन क्लोज टाइज, कोऑपरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड है। इंडिया और भूटान के बीच में सिर्फ एक ही चैलेंज है, वो है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। हाल ही में भूटान ने चाइना के साथ टॉक शुरू किए हैं अपने डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को रिजॉल्व करने के लिए। तो इंडिया को बस यही डर है कि अगर चाइना भूटान को बहलाने फुसलाने में अगर सफल हो जाता है और कुछ एरिया वो कब्जा लेता है, तो ये इंडियन सिक्योरिटी के लिए भी एक कंसर्न हो सकती है। अब बात करते हैं म्यांमार की। अफगानिस्तान की ही तरह 2021 में म्यांमार में भी म्यांमार की आर्मी ने यहाँ पे तख्ता पलट किया था और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पावर से हटा दिया था। इसके बाद से ही पूरी ग्लोबल कम्युनिटी म्यांमार के साथ अपने रिलेशन को पीछे करना शुरू कर दिया और तब से ही इंडिया और म्यांमार के बीच के रिलेशन भी काफ़ी ख़राब हुए। अगर कल्चरली देखें तो इंडिया और म्यांमार काफ़ी क्लोज हैं, क्योंकि इस पूरे साउथ ईस्ट एशियन रीजन में बुद्धिज़्म डोमिनेंट रिलीजन है और जिसका ओरिजिन इंडिया से ही हुआ था। इंडिया और म्यांमार के बीच में अगर चैलेंजेस की बात करें तो रोहिंग्या क्राइसिस सबसे ऊपर आता है, जो कि आए दिन खबरों में बना रहता है। इंडिया और म्यांमार आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काफ़ी कोऑपरेशन कर रहे थे, जिसका एक एग्जांपल है IMT ट्राइलेटरल हाईवे, जो कि इंडिया से थाईलैंड जाता है म्यांमार के रास्ते। तो इन सारे इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे इंडिया और म्यांमार को साथ में काम करना होगा और उसके लिए दोनों कंट्रीज़ को आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। म्यांमार के ऊपर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब बात करते हैं आए दिनों न्यूज़ में बना रहने वाला इंडिया का वो नाइबर जिसे हम मालदीव्स के नाम से जानते हैं। मालदीव्स एक आर्किपिलागो ऑफ आइलैंड या चेन ऑफ आइलैंड्स है, जिसमें कई छोटे छोटे आइलैंड शामिल हैं और इन्हीं में एक छोटा सा आइलैंड माली इसका कैपिटल भी है। मालदीव्स में भी हर 5 साल पे जब सरकार बदलती है तो उन सरकार का स्टैंड भी इंडिया और चाइना के तरफ पेंडुलम की तरह झूलते रहती है। पिछले साल जब मोहम्मद मोइजू मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने, तब से इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में दरार देखने को मिली है। मालदीव्स की जो टूरिज्म इकॉनमी, जिसपे कि पूरी मालदीवियन इकॉनमी टिकी हुई है और इसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया से आते थे, और इंडिया से रिलेशन ख़राब करने के बाद जब इंडियन टूरिस्ट ने मालदीव जाना बंद कर दिया, तब मालदीव्स की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ गई। और हाल ही में आपने सुना होगा कि जब मालदीव्स की गवर्नमेंट ने अपना बजट बनाना शुरू किया, तब इनके पास कुछ पैसे कम पड़े और इन्होंने इंडिया से इसके लिए मदद मांगी। अगर इकोनॉमिकली या फिर डेमोग्राफिकली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मालदीव भले ही बहुत छोटा देश है, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस रीजन में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को बढ़ते देखकर इंडिया को ये कोशिश करना चाहिए पड़ोसी मुल्कों से उसकी पकड़ कमज़ोर ना हो। तो ये था एक ओवरव्यू इंडिया के सारे नेबर्स और उनमें चल रहे चैलेंजेस का। तो जैसा कि हमने देखा, इस रीजन में चैलेंजेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और इनको सुलझाने के लिए म्यूचुअल कोऑपरेशन इज़ द ओनली वे। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके GD और लेक्चरेट के लिए, तो आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये है रेफरेंसेस जिनके डाटा और फोटोज़ मैंने अपने वीडियो में यूज़ किए थे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।